कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेज आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, आपको यहाँ पर फ्लक्स किसके द्वारा निकालना है? क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस है? बताओ, क्लोज है कि ओपन है? क्लोज है। क्या है? क्यूब है। हम लोग यहाँ पर सरफेस क्या दिया है? क्यूब दिया है। ठीक है, इस क्यूब का साइड कितना दिया गया है बताओ? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप उसी को ना बता रहा है कि धनात्मक एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है ना? तो देखो, आज जो क्यूब के फेसेस हैं वो कैसे रखे जाएंगे? तो जो हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन है उसके पैरेलल। तो चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि कैसा होगा सर। एक फिगर इसका बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो एक क्यूब बनाओ पहले। तो क्यूब कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से। ये बराबर कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब आप मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? आप 20/100 भी कर सकते हैं, मीटर हो जाएगा 0। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻⁻1 मीटर। ऐसे करने में क्या होता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। अब बताओ, इसमें आप क्या कर लो कि एक्स वाई एक्सिस हम मान लेते हैं। तो आप क्या कर लो कि इसको मान लो ओरिजिन, इधर मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इधर क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव जेड एक्सिस। मान सकते हैं जी एक्स वाई जेड। तो बताओ, इसमें जो हमारा यह प्लेन है, यह प्लेन को थोड़ा देखो, यह जो हम लोग का इसका फेस है, यह फेस किस में है? तो एक्स जेड प्लेन में है। अगर हम लोग इस फेस की बात करें, देखो यह फेस तो किसके पैरेलल है बताओ? ई या यह? वाई जेड के है? वाई जेड के नहीं है। और एक्स जेड का यह भी एक्स जेड का है। देखो यह वाला जो है, ठीक है ना? और जो सामने वाला ये है, ये सब तो ये एक्स वाई के सामने हो गया। तो अब जरा गौर करो, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? तो अगर बताओ, अगर इसको हम कुछ 1 कह ले बेटा, अगर हम इसको कुछ 1 कह लें, तो इस 1 का अगर हम कुछ एरिया वेक्टर इसको कह लें कुछ A1 वेक्टर, तो बताओ इसका हम लोग का यह एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड A है तो A²। बहुत अच्छा। फिर बताओ, इस पर जो नॉर्मल है यह A1 वेक्टर, वो किस एक्सिस के पैरेलल है? तो इसका मतलब कि यही जो आई कैप है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? A² आई कैप इसका डायरेक्शन नहीं हो गया? हो गया यह चीज़। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड लेने पर क्या हो गया कि जो आपको एन कैप देना है, उसका डायरेक्शन देना है, आपको यहाँ पर आसानी से मिल गया। फिर अब यहाँ पर जरा बताओ, इसके लिए कितना हो जाएगा? अगर इसको 2 कह दे 2, तो यहाँ पर जो A2 वेक्टर है वो कितना कर लोगे बताओ? A² माइनस आई कैप ना हो जाएगा जी। इसके लिए माइनस आई कैप, ठीक है ना? फिर बताओ जा, इसके लिए बताओ हमको बेटा, अगर इसको कुछ 3 कह दें तो तीसरा के लिए कितना हो जाएगा? तो देखो A3 बराबर A² वाई एक्सिस के पैरेलल जे कैप। ठीक है, इसके लिए किधर हो जाएगा? इसके लिए अगर हम लोग 4 कह दें तो A4 बराबर हो जाएगा A² माइनस जे कैप। होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? माइनस जे कैप। इस सामने वाला के लिए, अगर ये जो सामने वाला फेस है वो वाला दीवार वाला, ये जो अगर 5 इसको कहें
तो इसका हम लोग कितना कुछ हो जाएगा, तो सर A5 है बराबर A स्क्वायर के कैप, उसके अंदर वाले के लिए माइनस के कैप, है कि नहीं है। तो अब बताओ कि आपको क्या कहा कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। ओके, क्या होगा अब आंसर। तो अब सर इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले फॉर्मूला जानना होगा कि क्या होगा सर। तो बताओ फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है। फ्लक्स निकालने के लिए देखो कल फॉर्मूला बताए थे, फ्लक्स बराबर वेक्टर ई डॉट एरिया वेक्टर। अगर आपका वेक्टर ई यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल तो है नहीं, कांस्टेंट है। और मैग्नीट्यूड दिया गया 3 × 10⁻³ और न्यूटन पर कूलम डायरेक्शन है आई कैप, तो कांस्टेंट है, क्या वेरी कर रहा है, बदल तो नहीं रहा है। रहता कि XYZ से गुना रहता है तो बदल रहा है, तो भाई ठीक है। तो यहाँ वेक्टर ई डॉट कितना होगा, वेक्टर ए, ये आपका ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग अगर फ्लक्स निकालना जानेंगे तो बताओ फ्लक्स कैसे निकालेगा। तब देखो फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सभी एरिया के द्वारा फ्लक्स निकाल के आप उसको सिंपल अलजेब्रिक जोड़ लो। जैसे वर्क निकालते थे तो अलग अलग वर्क निकाल कर उसको जोड़ लो, है कि नहीं है। तो देखिए एक तो आइडिया क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा फ्लक्स, तो इसके लोकेशन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ई डॉट A1, इसके लिए कितना हो जाएगा, ई डॉट A2, फिर क्या हो जाएगा, ई डॉट A3, ई डॉट A4, ई डॉट A5, ई डॉट A, होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा गौर कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं इन फिगर नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब है, क्या लेते बताओ तो, फाई बराबर पहला वाला के चलते कितना लिखते बताओ जा, ई डॉट A1 है, 6 गो उसमें होगा, फिर ई डॉट A2, ई डॉट A3 प्लस ई डॉट A6 लिख दें। या तो आप इसमें देखो कांस्टेंट है तो कहाँ पर फायदा है कि ई डॉट A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर प्लस A5 वेक्टर और प्लस A6। देखिए अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सारे एरिया वेक्टर को जोड़ दो, वो कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर जो क्यूब है, क्या है, क्यूब है, तो किसी भी क्लोज सरफेस का जो टोटल एरिया वेक्टर होता है ना वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। देख लो अब A1 है, क्या लिखिएगा, A स्क्वायर आई कैप, A2 क्या लगे, A स्क्वायर माइनस आई कैप, तो कैंसिल होकर सब खत्म होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई डॉट अगर यहाँ पर A नेट करते हैं, ठीक ना, तो A नेट का मतलब कितना होता बताइए, A नेट A1 प्लस A2 डॉट डॉट A6 बराबर कितना होता जी, 0। 0 कैसे बोलो, A1 A स्क्वायर आई कैप प्लस A स्क्वायर माइनस आई कैप, कट गया कि नहीं कट गया, प्लस माइनस 0। फिर क्या लिखता है, A स्क्वायर जे कैप A स्क्वायर माइनस जे कैप, खत्म हुआ कि ना हुआ, एक क्या हुआ, A स्क्वायर के कैप, एक हुआ A स्क्वायर माइनस के कैप, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हमारा कितना 0 हो गया। तो बताओ यहाँ पर होने के फ्लक्स कितना हो गया। किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी क्लोज सरफेस को रखोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। कि मान लो बेटा यह हमारे पास एक क्लोज सरफेस दे दिया, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर दिया कि इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। देखो कुछ इस तरह से, यह वेक्टर ई हम लोग का कैसा है, कांस्टेंट। इस क्लोज सरफेस से हम लोग को 1 2 3 4 लाइन इंटर कर रहा है,
एज्यूम करें तो, आज 4 लाइन क्या कर रहा है, बाहर हो रहा है। यानी जितना नंबर ऑफ लाइन्स एंटर कर रहा है उतना ही नंबर ऑफ लाइन्स क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। किसके द्वारा, क्लोज सरफेस के द्वारा। तो उससे हम लोगों को टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 0। देखो हमारे पास इसका जो रीजन है, इसका रीजन के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। रीजन के लिए 2 तरीका। पहला तो रीजन यह हो जाएगा कि हम लोग को जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स फाई नेट बराबर हो जाएगा वेक्टर ई और डॉट, अगर ए नेट निकालते हैं किसका, क्लोज सरफेस का, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, ई और डॉट, ये हम लोग कितना आ जाएगा, 0 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0। पहला। दूसरा का रीजन ये हो जाएगा कि देखो नंबर ऑफ लाइन्स एंटर्स इन क्लोज सरफेस बराबर है नंबर ऑफ लाइन्स लीव्स फ्रॉम क्लोज सरफेस, है कि नहीं है। तो देयरफॉर फाई जो नेट है वो हम लोग कितना हो जाएगा, 0। बताओ सिंपल करके कि यूनिफॉर्म सिलेंडर इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जो सिलेंडर है वह क्लोज सरफेस है और उसको कैसे रखे गए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका आंसर कितना होगा, 0। अब देखते देखते कर देगा कि नहीं कर देगा। तो फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सर हम लोग को जो सिलेंडर दिया गया है, कुछ सिलेंडर ऐसे मान लेते हैं, अब इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे बताओ, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन, याद आ रहा है जी, इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन। तो इस तरह से वेक्टर ई बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, वेक्टर ई बराबर कांस्टेंट। तो इस तरह से हमारा जो टोटल फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइन्स एंटर्स बराबर है नंबर ऑफ लाइन्स लेफ्स, ठीक है ना। इसलिए टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई टोटल बराबर 0। इसको कहने का बेटा एक और आइडिया बताते हैं, जाके तो लोग को आगे कॉन्फिडेंस मिलेगा। देखो तो क्या करोगे कि अगर यहाँ पर अगर हम एक एरिया लेते हैं, तो यह जो हम लोगों का प्लेन सरफेस है इसका एरिया कुछ ए मान लो, तो अगर इसका एरिया ए मानता तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाता है, यह होता ना बुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वेक्टर ई है, अब वेक्टर ई और वेक्टर ए कितना है, एक ही डायरेक्शन में, थीटा बराबर 0। तो बताओ इस प्लेन सरफेस के द्वारा, इस प्लेन सरफेस के द्वारा जो फाई, अगर इसको 1 कह ले प्लेन सरफेस को, तो फाई 1 बराबर कितना होता है बताओ, तो ई ए अकॉस 0 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, ई ए होता ना। फिर इसमें जो दूसरा प्लेन सरफेस है, दूसरा प्लेन सरफेस, तो इसका भी बेटा एरिया तो ए रहेगा, लेकिन अब इसमें जो हम लोग का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हारा ये हो गया, अरे नॉर्मली आउटवर्ड। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे है बताओ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यह है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बताओ जा, 180, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आ गया, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना लिख लोगे, फाई 2, इसको अगर 2 कह लेते तो फाई 2 बराबर क्या होता, ई ए कॉस 180 डिग्री बराबर कितना हो गया, माइनस ई। अब जरा गौर करता कि इसका सर यह कैसा सरफेस होगा बताओ जाए, सरफेस तो ये हम लोग का कर्व सरफेस है, अरे कैसा सरफेस है, तो कर्व सरफेस पर अगर कहीं तुम अगर एरिया वेक्टर लेता, ये एरिया वेक्टर लेता, तो ये जो हमारा डी ए वेक्टर है ऐसे होता। अरे कहीं भी ले लो, कोई भी सिलेंडर है, कहीं डी ए लोगे तो रेडियली आउटवर्ड, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ऐसे है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस तरह से जो कर्व सरफेस है डी फाई कर्व्ड सरफेस, कर्व बराबर कितना हो जाएगा, तो ई डी ए कॉस 90 बराबर कितना 0। तो कुल मिलाकर अगर हम फ्लक्स देखते हैं कि फ्लक्स थ्रू सिलेंडर बराबर क्या लिखता बता, तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई थ्रू कर्व सरफेस लिखता ना जी। तो फाई 1 हम लोग को कितना हो गया बेटा, ई इंटू ए, फाई 2 कितना हो गया बता दो जा, माइनस ई इंटू ए, अब प्लस इसका कितना लिखता, तो डी फाई का इंटीग्रेशन कर्व के लिए,
तो बताओ कितना होता है, ये 0 और प्लस और डी5 कितना है 0, तो बराबर कितना हो गया 0। ये भी आइडिया मिला कि ना मिला, ये भी चलो ये क्वेश्चन को देखते हैं तुमको कैसा लग रहा है, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चंस में कहा क्या बताइए तो, कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर Ex बराबर अल्फा एक्स के पावर 1/2, Ey बराबर 0, Ez बराबर 0। माने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट हमको दिया गया है, ठीक है। तो जो एक्स कॉम्पोनेंट वो क्या है, वह साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। वाई कॉम्पोनेंट कितना है बेटा 0, जेड कॉम्पोनेंट कितना है 0, यानी वाई और जेड के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ही है। और वह भी कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। और वह किसके साथ बदल रहा है, एक्स के साथ। यानी अगर एक्स का मान यहाँ पर बदलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स के अलोंग बदल जाएगा, है कि नहीं है। यानी अब साफ बात है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक्स एक्सिस के अलोंग वह अब कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। एक्स है, Ey कितना दे दिया 0, Ez कितना दे दिया 0, और एक्स बराबर दिया कितना है बताओ जा, अल्फा एक्स के पावर 1/2। यानी एक्स बदलेगा तो ई का मान भी बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते समय एक और बात ध्यान रखना कि वह फेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो उसके द्वारा फ्लक्स हमेशा 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो कि अब पैरेलल हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो क्या इसमें फ्लो हो रहा है, फ्लो होने के लिए क्या बताए थे, उस एरिया के नॉर्मली वो एंटर करना चाहिए। अब कहे थे कि रिंग है तो रिंग इस तरह से रख दिया, तो रिंग में इस तरह से हम लोग पानी डालेंगे तब ना इसमें पानी प्रवाहित होगा। अब रिंग में पानी से रहता पानी इसमें घुसेगा जी, ठीक है ना। तो देख लो, तो इसका मतलब साफ हुआ कि वह फेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है उसके द्वारा फ्लक्स कितना होता है 0। फ्लक्स सिर्फ उसमें ही होगा जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर कौन कौन हम लोग का प्लेन है, देखो एक हम लोग का यह है कि नहीं है। तो सिर्फ ये दोनों के चलते फ्लक्स होगा, बाकी के चलते हम लोग का फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट फेस ऑफ क्यूब which is parallel to electric field flux is 0। ठीक है ना। तो हम लोग क्या सेंस है, सो ओनली फ्लक्स कैलकुलेटेड थ्रू दैट फेस which are perpendicular to क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। यहाँ से यानी यहाँ पर फ्लक्स सिर्फ आपको किससे निकालना है, तो जो हम लोगों का शेडेड एरिया है उससे। तो इसका शेडेड एरिया कुछ क्या नाम रखते हैं 1, इसको क्या कर लेते हैं कुछ 2। चाहे अभी तुम कह सकते हो कि एनसीईआरटी इसको क्या कहा, इसको कहा राइट और इसको कुछ कहा लेफ्ट। ठीक है ना, माने राइट परपेंडिकुलर सरफेस और लेफ्ट परपेंडिकुलर सरफेस। ठीक है बेटा। तो राइट के लिए एरिया वेक्टर कोई बताएगा हमको किधर हो जाएगा, राइट के लिए जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो कितना हो जाएगा बताओ, ए आर राइट बराबर ए स्क्वायर आई कैप। फिर इसके लिए बताओ हमको ए लेफ्ट बराबर ए स्क्वायर माइनस आई कैप। इसमें कोई शक नहीं ना हुआ, अब आराम से कर रहे हो ना। चलो इतना उतारो तो चलो देखा जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट परपेंडिकुलर फेस, तो बताओ लेफ्ट परपेंडिकुलर फेस, तो देखो क्या लिखते हैं, फाई लेफ्ट बराबर
तो देखो आप हमेशा से बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का, लेफ्ट का, लेफ्ट पोर्शन पर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जब फाई बराबर ई डॉट ए कहे थे तो आप लोग को चेतावनी दिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं और का, एरिया वेक्टर कहीं और का। नहीं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ लोगे जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर एरिया वेक्टर यहाँ तो यहीं पर देखेंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमारा क्या है, ई एल वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ई एल वेक्टर। तो बताइए ये जो ई एक्स है वो अल्फा एक्स पर, एक्स के अनुसार वेरी कर रहा है। तो कोई बताएगा कि लेफ्ट पोर्शन पर, ये जो लेफ्ट पोर्शन है यहाँ पर एक्स बराबर कितना है, ए है। और कोई बताएगा कि यहाँ पर एक्स बराबर कितना है, तो ए 2a। अरे यह तुम्हारा ऑरिजिन है रे। तो यहाँ पर जब ए कहा तो यहाँ पर यह डिस्टेंस कितना है, ए है। तो इस जो लेफ्ट वाला हम लोग का जो परपेंडिकुलर फेस है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, एक्स बराबर ए। राइट वाला कितना हो गया, तो ए ई वाला तो एक्स बराबर 2a। क्लियर है। तो जब इसमें x बराबर अगर a रखोगे तो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, लेफ्ट पोर्शन पर। और जब x बराबर 2a रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा, राइट पर। बात समझ में आ गया। तो सर ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चंस में इंटीग्रेट करने की जरूरत तुमको नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या खासियत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको वेरी कर रहा है लेकिन किसी पार्टिकुलर पॉइंट या किसी पार्टिकुलर प्लेन पर कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर प्लेन के लिए कौन से नहीं है। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ जाए, लेफ्ट पोर्शन पर तो अल्फा a के पावर 1/2। राइट पोर्शन पर बता दे बेटा, अल्फा 2a के पावर 1/2। डायरेक्शन हमेशा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इस तरह से देखो ई एल बराबर कितना लिखता है, देखो सर का लिखता हूँ, अल्फा बेटा एक्स पर कितना रखते हैं, a आप पावर में 1/2 आई कैप डॉट एल वेक्टर बराबर a² माइनस आई कैप। बोलो जी, यहाँ पर सिंस करेंगे, सिंस ई बराबर क्या है, तो ई एक्स आई बराबर कितना है बेटा, अल्फा एक्स के पावर 1/2 आई कैप। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई एल एक्स बराबर ए, तो ई एल बराबर कितना हो जाएगा बता दीजिए, तो अल्फा ए के पावर 1/2 आई कैप। तो इस तरह से अगर मैंने कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए तो इसको लिख दिया। बात समझ में आ गया। तो बोला आराम से, अल्फा कितना हो जाएगा 1/2 आप प्लस 2 5/2 आई डॉट आई 1 माइनस, अरे आई डॉट आई 1 बताए थे तुम लोग को, आई डॉट आई 1 जे डॉट जेड 1 के डॉट के 1 होता है कि नहीं होता है। तो इस तरह से बताइए कि लेफ्ट पोर्शन पर हमारा फ्लक्स कितना आ गया बेटा, माइनस अल्फा ए के पावर 5/2 and electric flux through right perpendicular face, राइट परपेंडिकुलर फेस कितना निकला जाए, फाई आर बराबर कितना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट पर डॉट एरिया वेक्टर किसका, राइट का। ठीक है ना। तो अब बताओ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को आर पर कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर अगर हमने के कितना रखेंगे बताइए, x बराबर 2a, तो ई आर वेक्टर बराबर कितना रहे बेटा, तो सर अल्फा 2a के पावर में 1/2 आप पावर कितना लिख रहे हैं आई कैप, और ये हो गया, और ए आर वेक्टर बराबर तो सर a² आई कैप। इसमें डाल दो जाए तो फाई आर, तो ये हो जाएगा ई आर वेक्टर बराबर अल्फा इंटू 2a के पावर 1/2 और इंटू a² आई कैप, और इसमें आई कैप इसमें भी होगा। तो बताओ कुल कैलकुलेशन कितना, आई डॉट आई 1, तो कुल मिला कितना लिख देंगे, √2 अल्फा ए के पावर 5/2 हो गया ना। हाँ, तो हो गया फ्लक्स राइट के थ्रू, फ्लक्स किसके थ्रू, राइट के थ्रू। देयरफॉर टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो फाई टोटल बराबर फ्लक्स किसके द्वारा, तो हम लोगों को लेफ्ट के द्वारा, फ्लक्स किसके द्वारा, राइट के द्वारा, प्लस फ्लक्स किसके द्वारा, तो पैरेलल फेसेस, अरे पैरेलल फेसेस। ठीक है। तो कितना फ्लक्स लेफ्ट का कितना हो गया,
तो माइनस अल्फा ए के पावर 5/2 प्लस राइट वाला का हो गया हम लोग का √2 अल्फा ए के पावर 5/2। पैरेलल फेसेस का कितना 0, सारे पैरेलल फेस का कितना हो जाएगा 0। चला तो कुल मिला के कितना आंसर हो गया बताओ जा। ए पर 5/2 कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा √2 - 1 इंटू अल्फा ए के पावर 5/2, यह हो गया 5। तो जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा √2 - 1 इंटू 800 इंटू 0.1 पावर में 5/2। इसका यूनिट कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। टोटल जब सब ऐसा यूनिट में रखे हो तो इसका यूनिट आप पकड़ लेगा। तो कुल मिला के जब इसका देखिएगा आंसर तो ये आ जाएगा 1.05 गुना करने के बाद एनसीईआरटी आंसर दिया है और बिना कैलकुलेटर से नहीं होगा कैलकुलेशन, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो देखो अब यही होगा परीक्षा में जब तुम इसको बनाओगे ना तो अब इसको नहीं लिखना होगा, इतना रख के छोड़ दो। अगर याद है तो रख दो कि इसके अंदर चार्ज कितना है। क्यू एनक्लोज निकालिए। तो क्यू एनक्लोज कैसे निकलेगा बताइए। तो इसके लिए हमारे पास हथियार होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ हम लोग का है तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। क्या फॉर्मूला कहता था क्यू एनक्लोज्ड बटा में कितना बेटा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो यहाँ पर फ्लक्स किसका क्यूब का, क्यू एनक्लोज निकालना है, बटा में कितना एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्यू बराबर कितना हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 क्यूब के अंदर टोटल। ओके तो बताइए इसका वैल्यू कितना रख सकते हैं जी। क्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बोलो 8.85 गुना 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर और न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर नहीं होता है, इंटू फ्लक्स क्यूब का कितना है तो 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। देख लो ये सब कट के अब कूलम से कूलम कट गया कि नहीं कट गया, तो कूलम आ गया क्यू कूलम में आ गया। तो कितना आंसर हो जाएगा 8.85 इंटू 1.05 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। और इसको गुना कर लो, करेंगे तो 9.27 गुना 10 के पावर -12 कूलम आंसर। तो चलिए अब आज हम लोग अब शुरू करते हैं अब गॉस लॉ। तो बहुत सारे बुक में गॉस लॉ को गॉस थ्योरम लिखा रहता है, तो लोग देखा भी होगा एक आध किताब में। तो इसको गॉस थ्योरम कहना सही नहीं है। जो गॉस लॉ है ना इसको कौन कौन कहता है गॉस थ्योरम, ठीक ना। तो ये हम लोग का पाप है, पाप है ना। गॉस थ्योरम क्या करता है कि कन्वर्ट करता है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। यह तो लोग को सिलेबस का चीज़ का नहीं है, नॉट इन 12th सिलेबस। ए डॉट डी है तो जानते हो इसको क्या करता है, वॉल्यूम कैसे बदला जाता है। देखो ए डॉट डी होता है, इसको करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ए और डी भी, और फिर इसको हम लोगों को वॉल्यूम है तो क्लोज हो गया। अब यहाँ से ओवर वॉल्यूम, अरे कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस है तो हम लोग इसे क्लोज बना दिए, तो क्या हुआ हम लोग क्लोज सरफेस है। इसे देखो लाइन इंटीग्रल क्लोज वाला हो गया, इसको किस में बदल दिया हम लोगों को वॉल्यूम वाला में। तो ये हम लोगों का होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं गॉस थ्योरम। इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface। फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बराबर, ठीक है ना। तो आप क्या करो कि कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी क्लोज सरफेस है, यह कोई भी क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज देख लो कितना है, क्यों इसके इनसाइड में कितना है, क्यों इसके अंदर में कितना है।
इसके बाहर वाले हम लोग को जो एक्सटर्नल चार्ज है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो कहता है कि जो किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, तो इसके अंदर का कुल चार्ज क्यू इनसाइड अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। कब, जब हम लोग को इस क्लोज सरफेस के अंदर में सिर्फ वैक्यूम या एयर है तब एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई मीडियम डाल दिया तो मीडियम का हम लोग का जो परमिटिविटी होता है या हम लोगों को जो डायरेक्टिव कांस्टेंट होता है उससे इसमें गुना कर देना पड़ेगा, ठीक है ना, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। तो यह होता है हम लोगों को गॉस लॉ। अच्छा, एक बात तो लोग को दिमाग में आ रहा होगा, एक बात यहाँ पर दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्लोज सरफेस को जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं टोटल तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज क्यों लेते हैं, बाहर वाले चार्ज क्यों नहीं लेते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग को ये कौन सा चार्ज है, तो चार्जेज टोटल चार्जेज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को जानते हो का गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस इमेजिनरी भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, ठीक है, वो बात की बात है। इसमें एक्सटर्नल चार्ज नहीं लिया जाता है। क्यों एक्सटर्नल चार्ज नहीं लेते हैं, यानी यहाँ पर साफ है, यहाँ पर बात कहेंगे कि एक्सटर्नल चार्जेज नॉट पार्टिसिपेट in flux through closed surface। क्यों जानते हो क्यों, क्योंकि जो एक्सटर्नल अगर कोई है तो एक्सटर्नल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फिलाइंस होगा, बताओ एक्सटर्नल द्वारा इलेक्ट्रिक फिलाइंस ऐसे हम दिखाएं अगर, तो इसमें क्या करें बताओ, जितना हम लोगों को फील्ड एंटर कर रहा है उतना ही फील्ड बाहर निकल जा रहा है कि नहीं निकल जा रहा है। जितना लाइंस उसमें एंटर कर रहा है उतना ही लाइंस क्या कर रहा है बाहर। लेकिन अगर अंदर वाले का देखोगे, अंदर वाले देखो, अंदर वाला तो इसे सिर्फ क्या करेगा, इसे निकलेगा। अरे अंदर वाले के चलते सिर्फ निकल रहा है, सिर्फ निकल नहीं रहा है जी। अब बाहर वाले के चलते क्या कर रहा है, निकल भी रहा है और घुस भी रहा है। देख रहे कि नहीं देख रहा है। अगर यह अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ निकल रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज रहता तो सिर्फ उसमें क्या करता है, एंटर करता। क्या करता, एंटर करता। तो देखो यह तुम लोग को एक लॉजिकली बात बता रहे हैं। लॉजिकली यहाँ से सोच लिए कि कोई पूछता है कि गॉस लॉ में जो सर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिर्फ इनसाइड वाले चार्ज ही क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सटर्नल चार्ज पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है। तो क्या कहोगे कि जो सर इनसाइड वाले चार्ज होते हैं वो फ्लक्स में भाग लेते हैं, जो एक्सटर्नली चार्ज होता है वो फ्लक्स में भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है, क्योंकि उसके द्वारा जितना लाइंस एंटर करता है उतना ही लाइंस क्या करता है, बाहर करता है। तो यहाँ हम साफ करते हैं थ्रू क्लोज सरफेस, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस एंटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, नंबर लिखे, नो मत पढ़ना, नंबर ऑफ लाइंस क्या करते हैं बेटा, लिप्स, बस। यह तो लोग को 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक ना, और बोर्ड मॉडल सवाल एकदम है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है और इसका हम लोग को प्रूफमेंट क्या है, इसको प्रूफ कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो चलो पहले इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखना पसंद करेंगे, तो क्या लिखेंगे बताओ जा, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाई this closed surface divided by epsilon naught, where epsilon naught is electrical permittivity of vacuum. This is called Gauss law. Total electric flux through a closed surface. क्लोज सरफेस कैसा, कोई भी ये नहीं क्लोज सरफेस
is equal to total charge enclosed by closed surface divided by epsilon naught, where epsilon naught is electrical permittivity of vacuum और फ्री स्पेस। ठीक है ना बेटा? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गॉस लॉ। एक और बात दिमाग में रखना कि क्लोज सरफेस के अंदर में जब वैक्यूम एयर है तब एप्सिलॉन नॉट कर रहे हैं। अगर मान लो उसके अंदर कुछ मीडियम डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट में हम एप्सिलॉन आर से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। ठीक है ना? ये चीज। तो इसी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बताओ जा। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बराबर, तो क्या करेंगे, कोई सरफेस है तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए वेक्टर कुछ, अरे पहले छोटा फ्लक्स, आप फिर फ्लक्स को क्या कर लोगे, आप इंटीग्रेट कर लोगे ओवर द क्लोज सरफेस, अब बराबर चार्ज क्या, चार्ज एनक्लोज्ड, अब बटा में कितना एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम लोगों को यह क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। गॉस लॉ में जो हम लोग का फॉर्मूला होता है यह होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा जो हम लोग को टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, देखो टोटल कैसे, पहले डी फाई, पहले डिफरेंशियल एरिया उस सरफेस पर लेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि क्या है उस एरिया के लोकेशन पर, और उसके बाद उसको पूरे सरफेस के लिए आप इंटीग्रेट कर लोगे। यहाँ पर देखो गोल क्यों कि इंटीग्रेशन में, इसलिए कि हम लोग क्या है क्लोज सरफेस के ओवर हम लोग का इंटीग्रल है। और फिर बराबर ये टोटल ये सब निकालने के बाद ये कितना आ जाएगा, उसके अंदर का कुल चार्ज अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। इसको क्यू इनसाइड कह लेते हैं, क्यू इंटरनल कह लेते हैं, क्यू इनक्लोज कह लेते हैं, लेकिन एक्सटर्नल चार्ज नहीं। ठीक ना, बाद में आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यह हम लोगों को सरफेस पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चार्ज के कारण होता है। ठीक है ना, लेकिन फ्लक्स में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चार्ज या इनक्लोज चार्ज ही भाग लेते हैं। ना यस सर। तो देखिए प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, आप क्या करो कि देखिए हम लोग क्या किए, देखो बेटा ये हमने एक क्लोज सरफेस मान लिया एनी क्लोज सरफेस, ओके, और इसके अंदर में हम लोग को क्या है कि कुछ मान लेते हैं कि इसमें जितना भी इसके इनसाइड में चार्ज था ना, सबको हम एक जगह एकत्रित करके उसका कुछ हम नेट इनसाइड कर लेते हैं, कुछ इसको क्यू इनसाइड कर लेते हैं, और इसके अंदर में जितना भी चार्ज है अंदर में सबका हम एक टोटल निकाले, और टोटल निकाल के यहाँ पर कंसंट्रेट कर लिए। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ थोड़ा सा इजी वे से करना चाहिए। चाहे इसके अंदर में मान लो कि एक ही चार्ज है कुछ क्यू, वो क्यू चार्ज यहाँ पर है, अरे प्रूफ करना है कुछ भी स्पेशल केस ले लीजिए। यहाँ पर अभी हम लोग क्या लिए कि कोई क्लोज सरफेस है, एनी क्लोज सरफेस है, उसके इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, कुछ क्यू इन है। ठीक है, तो हम देखो अब क्या करेंगे कि ये जो हमारा इंटरनली जो चार्ज है क्यू इन, हम इसको सेंटर मानते हुए हम एक आर रेडियस का कुछ स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, स्फीयर। इसको सेंटर मानते हुए हमने क्या किया कि एक स्फीयर इमेजिन कर लिया। इसकी रेडियस कितने है बेटा, कुछ आर। ये हम लोग का क्या है, ये एक हम लोग का है इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, विच सेंटर इज एट क्यू।
तो ज़रा गौर करो जा, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज माने तो पॉजिटिव चार्ज से अगर मान लो कि 5 लाइन से निकल रहा है, तो 5 लाइन्स अगर निकलेगा स्फीयर के द्वारा भी, तो क्लोज सरफेस के द्वारा भी कितने लाइन्स निकलेंगे। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकाले, इससे हम लोग का यही कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष निकला कि क्लोज सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होगा जो हम लोग इस स्फीयर के द्वारा होगा। ठीक है बेटा, कि सर इस जो इसके अंदर में जो चार्ज है इसके द्वारा जितना भी हम लोग का इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेगा उतना ही लाइन्स हम लोग क्लोज सरफेस के द्वारा निकलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों को क्लोज सरफेस के द्वारा जितना फ्लक्स है वह किसके बराबर है, तो ये जो स्फीयर के द्वारा जितना फ्लक्स हो जाएगा ना उसी के बराबर। तो क्या लिख लेंगे बेटा, क्लियरली इन फिगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बराबर किसका हो जाएगा बेटा, तो फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर। ठीक है ना, ये हम लोग सिंपल से लिख लेंगे, यह सबसे इसका आसान प्रूफ बता रहे हैं। तो बताइए बेटा, फ्लक्स क्लोज सरफेस बराबर फाई किसका, स्फीयर, बराबर कैसे निकालोगे, तो क्या करेंगे बताओ। तो स्फीयर पर हम क्या कर लेते हैं कि एक डिफरेंशियल एरिया लेते हैं, जैसे कर लिए थे जी, यह डिफरेंशियल एरिया कितना लिए, डी ए। अब बताओ इस डी ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो रेडियली आउटवर्ड होगा कि नहीं होगा। फिर बताओ इस क्यू इनसाइड के चलते जो इंटरनल चार्ज है इसके कारण इसके लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कुछ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्लियर, तो बताओ क्या लिखोगे, तो ई डॉट डी ए किसके लिए जी, स्फीयर, लिख लिया। फिर इसके बाद बताओ ई और डी में कितना एंगल है, 0 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, किसके लिए बेटा, स्फीयर। ठीक ना, बाई सिमेट्री यहाँ पर साफ है कि बाई सिमेट्री, सिमेट्री के केस में क्या है कि देखो इस यहाँ से जो स्फीयर के प्रत्येक हम लोग का पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है, वो सब हम लोग का यहाँ से आर ए डिस्टेंस पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भले हम लोग का रेडियली आउटवर्ड अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। तो बाई सिमेट्री यहाँ से जो ई है वो क्या हम लोग का है बेटा, कांस्टेंट। तो ई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने के बाद क्या होगा बताओ, ई डी ए cos 0 का मान 1, और डी ए किसके लिए बताओ, तो स्फीयर, कल तो निकले थे जी। और ई बराबर बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा, तो के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा के क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। के का मतलब कितना, 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में आर स्क्वायर। तो ई बराबर कितना, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा में आर स्क्वायर हो गया। तो अब बताइए, अब यहाँ पर रखो बेटा, तो ई, तो इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, ई का मान कितना रख दें बताइए, 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू उसके अंदर का, क्यू इसके अंदर का कितना है, तो क्यू कुछ इन है, अरे क्यू इन न लिखे हैं, तो क्यू इन साइड, अब बट्टा में आर स्क्वायर। अब बताओ पूरे स्फीयर पर पूरा डी ए पूरा सरफेस, तो पूरा सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से बताइए, 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपको कितना मिल गया बताइए, तो आपको मिल गया कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस बराबर फ्लक्स थ्रू स्फीयर अब बराबर क्यू इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो आपको प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। क्लियर, देखो कितना 2 लाइन में कर दिए कि नहीं कर दिए, बहुत आसान तरीका है। अच्छा